फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज। फ्रेंड्स, हमने परमाणु संरचना पे 6 लेक्चर कवर कर दिया है और आज इस 7वें लेक्चर में हम जानेंगे नील्स बोर के परमाणु मॉडल तथा इनकी कमियों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल तथा इनकी कमियां क्या थी। फ्रेंड्स, जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल है वह एक सामूहिक परमाणु मॉडल है, यानी इनमें नील्स बोर के साथ साथ अन्य सहायकों का भी योगदान रहा है और इनके सबसे बड़े सहायक थे रदरफोर्ड। चूँकि हम जानते हैं कि रदरफोर्ड लगभग परमाणु के विषय में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करा चुके थे, लेकिन इनकी भी कुछ कमियां थी और उन कमियों को दूर किया था नील्स बोर ने। जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर खाली स्थान होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं, लेकिन नील्स बोर ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। यानी रदरफोर्ड ने कहा था कि नाभिक के चारों ओर खाली स्थान होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर करते हैं, लेकिन उनका खंडन करते हुए नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन खाली स्थान में चक्कर नहीं करते, बल्कि नील्स बोर ने बताया कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। यानी इससे यह बात स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, खाली स्थान में चक्रण नहीं करते हैं। ठीक, नील्स बोर ने इन वृत्तीय कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा। क्या कहा? ऊर्जा स्तर। और ऊर्जा स्तर को उन्होंने एन से डिनोट किया, यानी एन से उन्होंने स्मॉल एन से उन्होंने प्रदर्शित किया ऊर्जा स्तर को। और इन ऊर्जा स्तर का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आगे के क्रम में चलता जाएगा। यह निर्भर करता है कि किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। इसकी जानकारी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ज्ञात हो सकता है। ठीक, यदि हम इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से प्रदर्शित करने की बात करें तो इसको हम KLMNO से प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे हमारा m का मान यानी कक्ष का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इन अल्फ़ाबेट का भी मान बढ़ता जाएगा। जैसे आप डायग्राम देख सकते हो कि पहला कक्ष K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N। एक बात और आप गौर करिएगा कि ये जितने भी कक्ष होते हैं इनकी अपनी अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है। क्या होती है? अपनी निश्चित ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा निर्भर करता है कि नाभिक से उन कक्ष की दूरी कितनी है, यानी त्रिज्या। नाभिक से उस कक्ष की दूरी कितनी है उसी पर ऊर्जा डिपेंड होगी। यानी जो जैसे आप पहले कक्ष को देख सकते हो कि नाभिक के एकदम समीप पे है, यानी इसकी त्रिज्या छोटी है। त्रिज्या क्यों छोटी है? क्योंकि इस पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक कार्य कर रहा है। इस पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक कार्यरत है। ठीक, इसलिए इसकी त्रिज्या छोटी है और इसकी ऊर्जा भी सबसे कम है। यदि हम दूसरे कक्ष की बात करें तो ये नाभिक से थोड़ी अधिक दूरी पर है, यानी इसकी त्रिज्या पहले वाले कक्ष के त्रिज्या से अधिक है, तो इसलिए इस पर नाभिक का आकर्षण बल कम कार्यरत रहेगा, इसलिए इसकी ऊर्जा पहले वाली से अधिक रहेगी। वैसे तीसरा कक्ष, इसकी भी दूरी नाभिक से अधिक है, यानी इसकी त्रिज्या दूसरे वाले कक्ष के त्रिज्या से अधिक, इसलिए नाभिक का आकर्षण बल इस पर कम कार्यरत रहेगा और इसलिए इसकी ऊर्जा दूसरे वाले कक्ष की ऊर्जा से अधिक होगी। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन चारों कक्षों में सबसे अधिक ऊर्जा का मान किसमें होगा, यानी सबसे अधिक ऊर्जा किस कक्ष की होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा चौथा कक्ष है यह इन तीनों कक्षों के त्रिज्याओं से इसकी त्रिज्या अधिक है। तो अधिक त्रिज्या होने के कारण इस पे नाभिक का आकर्षण बल भी कम कार्यरत रहेगा, इसलिए इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। ठीक, यदि आपसे कोई पूछे कि परमाणु में सबसे कम ऊर्जा का मान किस कक्ष का होता है तो आप जवाब देंगे पहले कक्ष का। सबसे निम्न ऊर्जा स्तर का मान पहले कक्ष का होता है और सबसे अधिक किसका होगा, तो उसी परमाणु का जो सबसे बाह्यतम कक्ष होगा उसके ऊर्जा का मान सबसे अधिक होगा। ठीक, यानी हम एक शब्द में कह सकते हैं कि इन सभी कक्षों की अपनी अपनी निश्चित ऊर्जा होती है। ठीक, नील्स बोर ने अपने प्रथम बिंदु में भले ही कह दिया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, परंतु अपने द्वितीय बिंदु में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर हर जगह नहीं घूमते हैं।
इलेक्ट्रॉन केवल उसी जगह पर घूमते हैं जहां उनका कोणीय समवेग mvr h/2 पाई के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। एक बार और सुनिएगा आप कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर हर जगह नहीं घूमते। इलेक्ट्रॉन केवल उसी जगह पर घूमते हैं जहां उनका कोणीय समवेग mvr बराबर h/2 पाई के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यानी नील्स बोर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होता है उन वृत्तीय कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित जगह पर चक्कर करता है। वह निश्चित स्थान वही होगा जहां पर कोणीय समवेग यानी mvr का मान h/2 पाई के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि यह mvr यानी कोणीय समवेग होता क्या है। तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एक होता है समवेग, एक होता है कोणीय समवेग। तो समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी p बराबर m गुणे v। यानी हम किसी भी गतिशील पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणा कर दें तो उसका समवेग ज्ञात हो जाता है। परंतु हम यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है, एक वृत्तीय रास्ते पर चक्कर लगा रहा है। तो इस दौरान वृत्त वाला इसमें नियम लागू होगा कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। वैसे ही यदि हम परमाणु की तुलना करें वृत्त से तो यह परमाणु का नाभिक हो गया और यह बाह्यतम कोश हो गया। तो परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी भी क्या कही जाएगी, त्रिज्या कही जाएगी। ठीक, तो हमें यदि कोणीय समवेग ज्ञात करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन भी वेग से गति कर रहा होगा यानी इलेक्ट्रॉन का वेग, और नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी त्रिज्या को भी शामिल करेंगे तो हमारा कोणीय समवेग ज्ञात हो जाएगा यदि हम तीनों का गुणा कर दें। ठीक, सो फ्रेंड, जो कोणीय समवेग होता है इसको हम इंग्लिश में एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो यानी नील्स बोर ने कहा कि कोणीय समवेग का मान किसके बराबर होना चाहिए, h/2 पाई के मान के बराबर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे h है यह प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक है जिसका मान होता है 6.62 गुणे 10 के पावर -34 जूल प्रति सेकेंड। यह जूल प्रति सेकेंड प्लांक कांस्टेंट के वैल्यू का मात्रक है। ठीक, तो प्लांक भी एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना क्वांटम सिद्धांत दिया था। इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, कोणीय समवेग का मान यदि h/2 पाई के मान के बराबर होगा तो वह स्थान निश्चित स्थान माना जाएगा और वहीं पर इलेक्ट्रॉन चक्कर करेंगे। ठीक, सो फ्रेंड्स, आप एक और बात नोट कर लीजिएगा कि नील्स बोर ने अपने परमाणु सिद्धांत को सन 1913 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। सन 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो अपने अगले बिंदु में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षाओं में घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है क्योंकि इसके पास क्वांटाइज ऊर्जा पाई जाती है। जैसा कि हमने मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत में पढ़ा था कि कोई भी विद्युत आवेशित या ऋण आवेशित कण गति करने के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। लेकिन इनका खंडन करते हुए नील्स बोर ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन भले ही एक ऋण आवेशित कण है परंतु यह अपनी अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है क्योंकि इसके पास क्वांटाइज ऊर्जा पाई जाती है। सो फ्रेंड्स, नील्स बोर को क्वांटाइज ऊर्जा के बारे में जानकारी प्लांक द्वारा दिए गए क्वांटम सिद्धांत से हुआ था। यानी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से नील्स बोर को क्वांटाइज ऊर्जा के बारे में जानकारी मिली थी। तो चलिए जान लेते हैं कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था क्या। दो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे, एक का नाम था हाइगेन और दूसरे का नाम था प्लांक। जो हाइगेन थे इनका पूरा नाम क्रिश्चियन हाइगेन था। ये हॉलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने अपने सिद्धांत को सन 1678 ईस्वी में प्रस्तुत किया था और इनके सिद्धांत का नाम था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश
तरंगों के रूप में चलती है और इसके वेग का परिमाण 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यह हमने प्रकाश के गुण में पढ़ा था कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसके बारे में जानकारी हाइगेन ने दिया था कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलती है और इसके वेग का परिमाण 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। एक सूर्य प्रकाश ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। जब सूर्य से प्रकाश आता होगा तो वह तरंगों के भांति आता हुआ तरंग के रूप में यानी श्रृंग ग्रथ के रूप में प्रकाश चलता होगा। यानी इनके अनुसार जो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह एक तरंग के रूप में धरती पर आती है, तरंग के रूप में धरती पर गिरती है। ठीक है। लेकिन सन 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक द्वारा दिए गए क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्लांक ने अपने सिद्धांत में बताया कि प्रकाश ऊर्जा तरंग के रूप में नहीं चलती है बल्कि छोटे छोटे बंडल के रूप में चलती है जिन्हें हम क्वांटम या फोटॉन कहते हैं। यानी प्लांक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा तरंग के रूप में नहीं चलती, छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है और इन बंडलों को हम क्वांटम या फोटॉन कहते हैं। और इन सभी बंडलों की एक निश्चित ऊर्जा होती है। जैसे सपोज दैट इसकी 5 जूल होगी, इसकी 8 जूल होगी, इसकी 9 जूल होगी, इसकी 11 जूल होगी, इसकी 12 जूल। एक निश्चित ऊर्जा होती है सभी बंडलों की। एक समान ऊर्जा हम नहीं कह सकते कि एक सभी बंडलों की समान ऊर्जा ही होती है, सबकी अपनी अपनी निश्चित ऊर्जा होती है। और अपने दूसरे बिंदु में इन्होंने कहा कि जो क्वांटाइज ऊर्जा होती है यानी जो बंडलों की ऊर्जा होती है वह आवृत्ति के समानुपाती होती है। यानी बंडलों की ऊर्जा क्वांटाइज ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। यानी समानुपाती का मतलब बराबर, यानी जो क्वांटाइज ऊर्जा होती है वह आवृत्ति के समान होती है। तो हम ऊर्जा को ई से प्रदर्शित करते हैं और आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम भी के ऊपरी सिरे को थोड़ा सा मोड़ दें तो यह म्यू जो कि एक सिंबल है आवृत्ति का उसका कार्य करता है। ठीक। तो ई समानुपाती न्यू। तो फ्रेंड्स, प्लांक ने समानुपाती के चिन्ह को हटा दिया और इसके स्थान पे बराबर का चिन्ह देते हुए अपने नियतांक प्लांक नियतांक को रखा। तो एक सूत्र बनकर सामने आया, E बराबर h इंटू न्यू, जहाँ h आपका प्लांक नियतांक है और पहले ही मैंने इसका मान आपको बता दिया था। इसका मान होता है 6.62 × 10⁻34 जूल प्रति सेकेंड। और जो न्यू होता है आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आवृत्ति बराबर होता है c/λ। यानी जो c है यह प्रकाश की तीव्रता को डिनोट कर रहा है और लैम्डा तरंगदैर्ध्य को। यानी आवृत्ति बराबर प्रकाश की तीव्रता बटा में तरंगदैर्ध्य। यदि इस मान को हम न्यू के स्थान पर रख दें कोई दिक्कत नहीं, तो एक सूत्र बन के सामने आएगा E बराबर hc/λ। यह जो आपका सूत्र है यह उत्सर्जित ऊर्जा और अवशोषित ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए है। यानी जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो कितने ऊर्जा का अवशोषण करेगा, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, इसको ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं इसी वीडियो में आगे दूंगा। तो बहरहाल हमने जाना जो प्रकाश ऊर्जा होती है वह छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है जिसे हम क्वांटम या फोटॉन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं, हम अपने होम अप्लायंस में यूज करते हैं सोलर पैनल को, जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो वह जो सोलर पैनल होता है वह प्रकाश ऊर्जा को अपनी
में समाहित करता है। तो उस दौरान जो सोलर पैनल होता है प्रकाश ऊर्जा को वह बंडलों के रूप में स्वीकार करता है। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये दोनों सिद्धांत स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन अपनी अस्थायी कक्षा में चक्रण करने के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन अपनी अस्थायी कक्षाओं में रहने के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। यदि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ेगा, यानी एक कक्षा से जब दूसरी कक्षा में जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो वही अपने अगले महत्वपूर्ण बिंदु में नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण तभी करता है जब वह अपनी कक्षा को छोड़कर आता या जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन तभी करेगा जब वह अपने कक्ष को छोड़कर आएगा या जाएगा। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कब करेगा और अवशोषण कब करेगा। तो चलिए इस विषय में हम जानते हैं। सो फ्रेंड्स, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। फ्रेंड्स, निम्न ऊर्जा का मतलब होता है कम ऊर्जा और उच्च ऊर्जा का मतलब होता है अधिक ऊर्जा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पहला कक्ष होता है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, क्योंकि वह नाभिक के एकदम समीप पे होता है। समीप होने के कारण इसकी त्रिज्या भी छोटी होती है, इसलिए इसकी ऊर्जा कम होती है सबसे। तो मान लेते हैं कि पहले कक्ष की ऊर्जा 20 जूल है और दूसरे कक्ष की ऊर्जा 25 जूल है। जो पहला कक्ष है इसकी ऊर्जा यदि 20 जूल है तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की भी ऊर्जा 20 जूल होगी। एक बार और ध्यान सुनिएगा कि यदि इस कक्ष की ऊर्जा 20 जूल है तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी 20 जूल होगी। तो इस दौरान यदि पहले कक्ष का इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष में जाना चाहेगा, पहले कक्ष का इलेक्ट्रॉन यदि दूसरे कक्ष में जाएगा तो उस दौरान यह ऊर्जा का अवशोषण करेगा, क्योंकि इसके पास 20 जूल ऊर्जा है। 20 जूल इसके पास ऊर्जा है और दूसरे कोश की ऊर्जा कितनी है? 25 जूल। यानी इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की भी ऊर्जा 25 जूल होगी। यदि 20 जूल वाले इलेक्ट्रॉन को 25 जूल वाले इलेक्ट्रॉन में शामिल होना है तो अपनी ऊर्जा को भी 25 जूल करना होगा। 25 जूल अपनी ऊर्जा को भी करना होगा। तो यह 25 जूल उत्सर्जित करके तो करेगा नहीं, उत्सर्जित करेगा तो और ऊर्जा का क्षय होगा और ऊर्जा इसकी कम होगी। तो अपने में यदि ऊर्जा को शामिल करना होगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो ऊर्जा को अवशोषित कर कर यह इस 25 जूल वाले ऊर्जा स्तर में शामिल हो जाएगा। तो इसीलिए नील्स बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। चलिए अब जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कब करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक, तो इनमें उच्च ऊर्जा स्तर कौन होगी? इन कक्षकों में सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होगी? जो नाभिक के अत्यधिक दूरी पे होगा, यानी बाह्य कक्ष, इस परमाणु का बाह्य कक्ष की सबसे अधिक ऊर्जा होगी। तो मान लेते हैं कि इस बाह्य कक्ष की 30 जूल ऊर्जा है, इस बाह्य कक्ष की 30 जूल ऊर्जा है, यानी 30 जूल ऊर्जा इस बाह्य कक्ष की है। तो इनमें रहने वाले यानी उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी 30 जूल होगी। तो जब यह 30 जूल वाला इलेक्ट्रॉन इस 25 जूल वाले इलेक्ट्रॉनों के समूह में शामिल होना चाहेगा, क्योंकि तीसरे कोश के पास 30 जूल ऊर्जा है और दूसरे कोश की 25 जूल ऊर्जा है। तो यदि इसका इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में जाएगा
तो पहले ही से इसके पास 30 जूल ऊर्जा है, तो और ऊर्जा को क्यों अवशोषित करेगा? ऊर्जा का अवशोषण थोड़ा होगा यहाँ पर, क्योंकि तीसरे कोष के इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का मान 30 जूल है और दूसरे कोष के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का मान 25 जूल है। यानी तीसरे वाले कोष के इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा का मान अधिक है, तो यह और ऊर्जा का अवशोषण नहीं न करेंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, तभी तो इस समूह में शामिल हो पाएंगे। पहले से 30 जूल ऊर्जा है और ऊर्जा का अवशोषण करेंगे तो और अधिक ऊर्जा हो जाएगी, तो उससे भी ये शामिल नहीं हो पाएंगे। तीसरे कोष के इलेक्ट्रॉन के पास 30 जूल ऊर्जा है और दूसरे कोष के इलेक्ट्रॉन के पास 25 जूल ऊर्जा है। तो इस दौरान जब तीसरे कोष का इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण थोड़े करेगा, क्योंकि इसके पास तो पहले ही से 30 जूल ऊर्जा है, अधिक ऊर्जा है दूसरे वाले से, तो और ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा जितनी ऊर्जा दूसरे वाले से अधिक रहेगी। यानी 5 जूल ऊर्जा अधिक है तो 5 जूल ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ऐसी बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बस तीसरे कोष से दूसरे कोष में जाएगा तभी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, दूसरे से पहले में जाएगा तभी भी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। यानी दूसरे कोष का इलेक्ट्रॉन यदि पहले कोष में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, क्योंकि इसके पास 5 जूल ऊर्जा अधिक है पहले वाले कोष से, तो 5 जूल ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, तब इसके अनुकूल हो पाएगा और तब इस इलेक्ट्रॉनों के समूह में शामिल हो पाएगा। तो हमने स्पष्ट रूप से जान लिया कि इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, ठीक। और यदि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। परंतु हमें पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो कितनी ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो कितने ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा? तो इसके लिए एक सूत्र होता है E बराबर एच न्यू, मैंने आपको पहले ही बताया था, E बराबर एच न्यू, जहां आपका H बराबर होता है प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, जिसका मान होता है 6.62 गुणे 10 के पावर -34 जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। और न्यू आपकी क्या है? आवृत्ति है। यानी आवृत्ति और प्लांक कांस्टेंट का गुणा कर दिया जाए तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई है और कितनी ऊर्जा अवशोषित हुई है, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको इतनी बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी, क्योंकि जैसे जैसे परमाणु के विषय में वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया वैसे वैसे अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग थ्योरियां प्रदर्शित की गई और उन थ्योरियों के आधार पर वैज्ञानिकों ने नील्स बोर के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां बताई। चलिए उन कमियों को जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। तो फ्रेंड्स, नील्स बोर के परमाणु मॉडल में मुख्यतः 3 कमियां निकलकर सामने आई। उनमें से पहली बड़ी कमी थी कि नील्स बोर ने केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाए। नील्स बोर केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के ही स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाए, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नील्स बोर नहीं कर पाए। जैसा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां थी कि वे परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे। यानी जब इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा को प्रिज्म से गुजारा गया तो उनमें गैप उत्पन्न होने लगे, तो इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे, तो उसकी व्याख्या नील्स बोर ने किया, लेकिन वे केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के ही स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाए। जैसे H हाइड्रोजन, लिथियम पे 2+, बैरियम पे
3+ इत्यादि। तो ये जितने भी आपको तत्व दिखाई दे रहे हैं इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। यानी जितने नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। वैसे आपका लिथियम, लिथियम का हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक होता है 3। चूंकि यह लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा। यानी इसके पास यदि पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या वर्तमान में कितनी है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके पास 1 है। तो हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4। चूंकि बेरिलियम ने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है इसलिए इस पर 3+ है। तो वर्तमान में इसके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा। यानी जितने भी तत्व हैं इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो नील्स बोर ने केवल 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या कर पाए थे। यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए नील्स बोर ने किस तत्व के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी और ऑप्शन में दे दे हाइड्रोजन, लिथियम पे 2+, बेरियम पे 3+ और लास्ट में आपका चौथा ऑप्शन दे दे ये सभी, तो आप किस पर ट्रिक करोगे? ये सभी पे, क्योंकि वर्तमान में इन सभी तत्वों के पास 1 इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक। नील्स बोर की दूसरी बड़ी कमी थी कि नील्स बोर जी-मान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाए थे। नील्स बोर जी-मान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाए थे। अब जी-मान प्रभाव क्या होता है? तो फ्रेंड्स स्पेक्ट्रम लाइन का चुंबकीय क्षेत्र में विभक्त होना ही जी-मान प्रभाव कहलाता है। यानी जब स्पेक्ट्रम लाइन को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया तो वह स्पेक्ट्रम लाइन विभक्त होने लगी, विखंडित होने लगी। ठीक। तीसरी इनकी कमी थी कि नील्स बोर स्टार्क प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर पाए थे। स्टार प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर पाए थे। अब स्टार्क प्रभाव क्या होता है? तो स्पेक्ट्रम लाइन का विद्युतीय क्षेत्र में विभक्त होना ही स्टार्क प्रभाव कहलाता है। यानी जब स्पेक्ट्रम लाइन को विद्युतीय क्षेत्र से गुजारा गया तो वहां पर भी स्पेक्ट्रम लाइन विभक्त होने लगी, विखंडित होने लगी। तो ये थी नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। आशा करता हूं आपको नील्स बोर का परमाणु मॉडल तथा उनकी कमियां स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।